हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, हम आपको एमपी कांस्टेबल 2026 जो होने वाला है उसकी फ्री प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपको केवल और केवल हमारे चैनल पर यूट्यूब पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, डेली क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस होंगे और रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा। यानी एमपी कांस्टेबल की तैयारी में आपको हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। 11 मई से आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे। अब की बारी वर्दी हमारी, जो हमारा लक्ष्य है उसके तहत हम आपको कंप्लीट एमपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर भी पढ़ा रही थी, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी लेक्चर्स मैं लेती हूँ। लेकिन करंट अफेयर में हम जो है आज पढ़ेंगे दिसंबर के बारे में। दिसंबर में कौन कौन सी जरूरी नियुक्तियां, कौन कौन से विशेष परिवर्तन हुए, उसके बारे में जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर है आपको हर वीक संडे टू संडे मिल रहा है, ठीक है। और जो करंट अफेयर हमने शुरू किया है वो जून से शुरू हुआ, 2025 जून से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे ही उल्टा चलते जा रहा है। तो आप पूरी लेक्चर्स को देखते जाइएगा। एक एक लेक्चर में आपको सारे करंट अफेयर एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और जो मैंने आपको अभी बोला कि आपको पीडीएफ नोट्स भी दे दिए जाएंगे, तो वो पीडीएफ नोट्स का एक्सेस आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिख रहा होगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। जब आप इसे स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। जो भी अलग से पीडीएफ और नोट्स चाहिए जो वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो उसके एक्सेस के लिए आपको हमें डीएम करना होगा। ये आपको इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड दिख रहा है, जहां पर आपको शॉर्ट वीडियोस, रील वगैरह दिखेंगी जो रिलेटेड होंगी, जो पॉलिटिकल इश्यूज, मेजर पॉलिटिकल चेंजेस, या कोई ऐसी ज़रूरी तथ्य हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, या कोई करंट अफेयर है, कोई नई नियुक्ति है, या कोई शॉर्ट ट्रिक है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की, रीजनिंग और मैथ्स की। वो सब कुछ आपको हमारे वीएस क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन थी जिनको भी एक्सेस चाहिए है पीडीएफ नोट्स का। अब ये हमारा जो है ये ऑफलाइन कांटेक्ट है। इस पर जिन बच्चों को हमसे कुछ क्वेरीज हैं, जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को, वो इस नंबर पर कॉल करेंगे। ट्यूशन क्लासेस, कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आपको सब कुछ हमारे ब्रांच में मिल जाएगा। जो भी क्वेरीज होंगी, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या अगर आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए है, कुछ आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की। आज मैंने आपको बता दिया है पहले ही, दिसंबर 2025 का जो करंट अफेयर है वो हम कंप्लीट करेंगे आज के आज लेक्चर में। दिसंबर में जितने भी मेजर चेंजेस हुए हैं उसकी शुरुआत कर देते हैं बिना किसी बात के, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट जानिए, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश विशेष पढ़ेंगे हम, राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे, कोई सरकारी योजनाएं हैं वो पढ़ेंगे, कुछ रक्षा एवं सुरक्षा में कुछ परिवर्तन है, कुछ सैन्य अभ्यास है तो वो पढ़ लेंगे, अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, कोई महत्वपूर्ण दिवस है दिसंबर माह में वो सब पढ़ेंगे। ये प्रमुख चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इनके अलावा टाइमलाइन देखेंगे, रिपोर्ट एवं सूचकांक इंडेक्सेस वगैरह के बारे में देखेंगे, पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में जानेंगे, खेल में कोई बड़ा उपलब्धि है वो जानेंगे, फिर वन लाइनर फैक्ट्स जो है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यानी एक लेक्चर में आपको दिसंबर का पूरा करंट अफेयर मैं कवर करवा दूंगी। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, उनको मैं बोलूंगी कि आप जिनको भी जानते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, ठीक है, उन्हें भी ये लेक्चर शेयर करिए ताकि वो भी इसका एक्सेस फ्री में पा सकें। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश विशेष की, जिसमें मध्य प्रदेश विशेष में आप 101 यानी जो विश्व संगीत तानसेन समारोह हुआ 101, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। और अगर संगीत की बात आ रही है तो तानसेन का नाम सबसे पहले आएगा। तानसेन वो व्यक्ति थे जो संगीत के महारथी माने जाते थे और
ये भी बोला जाता है उनके बारे में कि जब वो गाना शुरू करते थे तो बारिश होने लगती थी, वर्षा होने लगती थी। तो तानसेन बहुत ही दिग्गज व्यक्ति थे संगीत के मामले में। और ये भी बोला जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, बोला नहीं जाता ये है, जो अकबर थे, बादशाह अकबर थे, उनके 9 रत्नों में से एक तानसेन भी थे। और तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश विशेष में पढ़ रहे हैं। ये विश्व संगीत तानसेन समारोह हुआ जिसका आयोजन जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, जिसकी आयोजन तिथि क्या थी, जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका डेट याद रखेंगे, दिसंबर 2025 में ही हुआ था। लेकिन कब हुआ था, लास्ट वीक में हुआ था, अंतिम सप्ताह में हुआ था दिसंबर 2025 के। ठीक है, कौन सा संस्करण था, 101 संस्करण था। आयोजक कौन कौन थे, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग एवं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी। ठीक है, ये अकेडमी के द्वारा ये आयोजन किया गया था। अब कुछ प्रमुख तथ्य हैं तानसेन के बारे में, उनके संक्षिप्त परिचय को जानते हैं। तानसेन जो थे उनका मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे था। जितने भी पांडे हैं वो समझ जाए कि संगीत उनके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो रामतनु पांडे जो है वो उनका असली नाम था, मूल नाम था। उनका जन्म स्थान क्या था, बेहट गांव में उनका जन्म हुआ था, जो बेहट गांव जो है वो ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर के निकट। ऐतिहासिक जुड़ाव की यदि हम बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि सम्राट अकबर या बादशाह अकबर बोल सकते हैं, उनके नवरत्नों में से एक थे वो, और मकबरा उनका ग्वालियर में स्थित है। ये कुछ प्रमुख तथ्य थे तानसेन के बारे में। तो संगीत विश्व संगीत आयोजन किया गया, जो कहाँ हुआ ये आपको बताया गया। अब तानसेन समारोह का कुछ परीक्षा हेतु कुछ प्रमुख तथ्य हैं, वो भी जान लेते हैं। ग्वालियर की उपलब्धि क्या है, ग्वालियर जहां पर ये हुआ था ये संस्करण, उसकी उपलब्धि क्या है, यूनेस्को यानी वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक संगीत का शहर घोषित किया गया है। ग्वालियर को संगीत का शहर बोला जाता है। और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है वो शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। यानी अगर आप म्यूजिकल फील्ड से हैं और आपने म्यूजिक में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं, कुछ मेजर चेंजेस किए हैं या कुछ बहुत बड़ा योगदान दिया है, तब आपको तानसेन सम्मान दिया जाता है। सम्मान की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी और वर्ष 2024 में 100वीं वर्षगांठ पूरी हुई थी। तो पहली इंफॉर्मेशन संगीत समारोह के बारे में हो गई, जो आयोजन हुआ था ग्वालियर में, तानसेन सम्मान। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। राष्ट्रीय घटनाक्रम में बात करते हैं सुशासन दिवस की, यानी गुड गवर्नेंस डे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म पर मनाया जाता है। ये हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री और नेता रहे हैं। इनके जन्म दिवस पर हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस आता है। और 2025 में गुड गवर्नेंस डे के दिन क्या किया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, जिसकी शुरुआत जो है वर्ष 2014 में हुई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। यदि आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो मध्य प्रदेश विशेष तथ्य हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना होगा। तो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। ये एक सफल नेता निकल करके सामने आए थे, जिसके कारण इनके जन्म दिवस पर हम सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। सम्मान क्या है, भारत रत्न भी इन्हें 2015 में मिला है। 2015 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। अब इनसे जुड़ा कुछ तथ्य जानते हैं। जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो मध्य प्रदेश की कुछ विशेष पहलों में से एक आता है। और उस पहल के तहत क्या क्या चीजें की गई हैं, तो सबसे पहले प्रशासनिक एवं सशक्तिकरण योजनाएं जानते हैं। और दूसरी पहल जो है वो ई गवर्नेंस एवं प्रशासन पहल है, जिसमें सबसे पहला है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत क्या किया जाएगा,
यहाँ पर जो भी योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ वो गरीबों तक पहुंचाने के लिए ये योजना लाई गई है। यानी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान इसके तहत लागू किया गया है, जिसमें जो भी सरकार स्कीम लेकर के आ रही है, योजनाएं ला रही है, उसका लाभ वंचितों को और गरीबों को भी मिले, यही इस अभियान का उद्देश्य है। दूसरा हम बात करते हैं लाडली बहना योजना जो है वो भी इसके तहत लागू किया गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, जिसके तहत क्या किया जाएगा? हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हर महिला को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी लाडली बहना योजना के तहत। ये प्रशासनिक और सशक्तिकरण योजनाएं जो है वो गुड गवर्नेंस के अंदर भीतर लागू की गई हैं। फिर आता है ई गवर्नेंस एवं प्रशासन। इसके तहत क्या किया गया है? नागरिक शिकायतों का त्वरित निवारण करने की कोशिश की गई है, जिसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पे जो आम नागरिक है वो अपनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, ताकि सरकार उनकी परेशानियों से अवगत हो और उसका निवारण करे। तो इस कारण बोला गया है त्वरित निवारण। फिर एक राज्य में कैसा चल रहा है, शासन किस तरीके से चलाया जा रहा है, उसका क्या रिपोर्ट है, वो सब जारी होता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत। ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यानी एक हमने मध्य प्रदेश की घटनाक्रम में हमने देखा राष्ट्रीय घटनाक्रम गुड गवर्नेंस डे के बारे में, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिसके तहत अनेकों जो है अभियान और योजनाएं लागू की गई, जिसमें 3 प्रमुख थे, जिसके बारे में आपको बताया गया। अब आ जाते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, तीसरे करंट अफेयर पर, जो कि जुड़ा हुआ है डिफेंस से। जुड़ा हुआ है किससे? डिफेंस से। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से दिखे। चलिए, तो क्या बोला मैंने? रक्षा एवं सुरक्षा यानी डिफेंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, और 2025 में भी इसे मनाया गया, जिसके तहत ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात की गई। अब ये जो 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं? उसका ऐतिहासिक कारण क्या है? तो देखिए, जब भारत और बांग्लादेश के बीच, क्या बोला मैंने? इंडिया वर्सेस, आप ये कह लीजिए पाक, बांग्लादेश नहीं, पाक, ये जो वॉर है 1971 में चल रहा था, जिसमें जो ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, इनके बीच में जो है वॉर हो रही थी। और इस वॉर में जो है वेस्ट पाकिस्तान ने, इस वॉर के तहत वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया? भारत पर भी हमला कर दिया। और उस हमले की जवाबी कार्रवाई में हमने रात के वक्त जो है, जो पाकिस्तान है उसका जो कराची बंदरगाह है, जो कराची का बंदरगाह है, वहां पर हमने क्या किया? हमला किया। और उस हमले में कराची का जो व्यापार था वो ठप हो गया। बहुत सारी जो ऑयल रिफाइनरीज थी, ऑयल रिफाइनरीज भी हमने तबाह कर दी। क्या बताया मैंने? 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं, जिसका कारण है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर सफल हमला किया गया, और ये हमला जवाबी कार्यवाही था जो पाकिस्तान ने भारत पर किया था 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच वॉर चल रहा था, और बाद में जो वेस्ट जो पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, उसे परिवर्तित किया गया। तो ये
पूरी खबर थी। और इसमें जो नौसेना है, हमारी नौसेना दिवस जब हम मनाते हैं तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो सबसे सफल हमारी नौसेना का एक मिशन निकल करके आता है, जिसमें 3 मेजर हमारे जो वॉरशिप्स थे वो सामने आए थे। वॉरशिप्स की हम बात कर रहे हैं तो 3 मेजर वॉरशिप्स थे। कौन कौन से थे उसकी बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। वॉरशिप्स की बात कर रहे हैं हम, जिसने हमें 1971 में जीत हासिल करवाई थी। कौन कौन सी वॉरशिप्स थी वो? सबसे पहले आईएनएस वीर, आईएनएस निर्घट, और आईएनएस निपत। ये 3 हमारे मेजर वॉरशिप्स थे जिनके कारण हमने कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से 1971 में तबाह किया था, जिसके कारण ही आज जो है हम नौसेना दिवस मनाते हैं। तो ऐतिहासिक कारण भी आपको समझ में आ गया कि युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता हुई थी, जिसके कारण हमने जो है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया और ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमने कराची बंदरगाह और उनके ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर दिया। और ये हमारी क्षमता का प्रदर्शन था, हमारी नौसेना का क्षमता जो है उसका प्रदर्शन था। एक सफलता पूर्वक उन्होंने ये जो जंग थी उसे जीती थी, जिसके लिए हम मनाते हैं क्या? नौसेना दिवस मनाते हैं। अब भारतीय नौसेना के से जुड़ा हुआ कुछ स्टैटिक फैक्ट्स है, उसको भी देख लेते हैं। इनका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? शम नो वरुणा, यानी मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। ये उनका क्या है? मोटो है या आदर्श वाक्य बोल लीजिए। अब नौसेना के जनक किन को माना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है नौसेना का जनक माना जाता है, क्योंकि जब इन्होंने मुगल को हरा करके जब राज करना शुरू किया था, उस समय पूरे व्यापार का जो इनका केंद्र था वो जो बंदरगाह वगैरह हैं प्रमुख वही हुआ करते थे। और उस समय बोला जाता है इनके पास 500 से ज्यादा जो है वो वॉरशिप्स थी उस समय, जिसके कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या बोला जाता है? नौसेना का जनक माना जाता है। और आज भी जो नौसेना में जो योद्धा हैं वो उन्हें पूछते हैं। अब सर्वोच्च रैंक की अगर बात करें नौसेना में तो एडमिरल का होता है सर्वोच्च पद, ये याद रखिएगा, वन लाइनर फैक्ट्स। अब बात कर लेते हैं आज के चौथे करंट अफेयर की, जिसमें अर्थव्यवस्था की यानी इकोनॉमी की हम बात करेंगे, जिसमें आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करेंगे, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करेंगे। लिख देती हूं मैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करेंगे। 5 से 7 दिसंबर 2025 में एक बैठक हुई थी और ये बैठक द्विमासिक समीक्षा करती है, यानी हर 2 महीने में ये बैठक होती है और ये समीक्षा करती है, बात करती है मौद्रिक नीति के बारे में। और 2025 में जो ये बैठक रखी गई थी उसका प्रमुख मुद्दा क्या था? 2 प्रमुख मुद्दों पर बात हुई थी, जिसमें सबसे पहले आता है रेपो रेट और दूसरा है तरलता प्रबंधन। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है जिस दर पर जो आरबीआई है वो बैंकों को लोन देती है। अगर एकदम आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो, क्योंकि आप एमपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सिंपली सारी चीजें समझ आनी चाहिए और आपको वन लाइनर फैक्ट ही पढ़ने हैं। फिर आता है तरलता प्रबंधन, ये दूसरा मुद्दा था जिस पर इस बैठक में बात हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तरलता प्रबंधन यानी मार्केट में कितना मनी फ्लो हो रहा है, ये 2 चीजों पर बात हुई थी। अब एक बार लिख देती हूं मैं, रेपो रेट क्या है? जिस पर आरबीआई जो है वो सारे बैंकों को लोन देती है, वो कहलाता है रेपो रेट। अब
दूसरा था, ये जो मुद्दा चला उसमें सीपीआई इन्फ्लेशन की भी बात की गई, जिसमें सीपीआई इन्फ्लेशन का लक्ष्य 4% तय किया गया। सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है? सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है, एकदम आसान भाषा में समझाती हूँ। मान लीजिए 2025 में आपके एक महीने का जो भी खर्चा है, पेट्रोल, रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की ट्यूशन की फीस या आपके आने जाने का खर्चा, सब कुछ मिला करके जो है आपका सीपीआई इन्फ्लेशन जो है, खर्चा जो है वो 10,000 आ रहा है। फिर 2026 में उन्हीं सारी चीजों का जो खर्चा है वो 10,600 आ जाता है, मान लीजिए। फिर से समझाती हूं, यानी एक वर्ष में मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 2025 की, तब आपका पूरा एक्सपेंसेस मिला करके जो कॉस्ट है वो 10,000 आ रही है। लेकिन 2025 के बाद से 2026 में यही एक्सपेंसेस जो हैं वो 10,600 आ रहे हैं। यानी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है हुआ है, यानी एक आम नागरिक के लिए जो महंगाई है वो 6% तक बढ़ी है। इसी को सीपीआई इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब इसमें आरबीआई ने लक्ष्य तय किया है कि ये 4% तक केवल होना चाहिए सीपीआई इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर यही सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो यदि 2% रहता है, क्या बोल रही हूं मैं, अगर वो 2% रहता है सीपीआई इन्फ्लेशन, यानी क्या होगा, बाजार बहुत सुस्त चल रहा है और मंदी आने की संभावना हो सकती है। मंदी आने की संभावना हो सकती है अगर सीपीआई इन्फ्लेशन 2% रहता है, और यही अगर वो 7 से 8% तक रहता है, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, ये हमारे एक्सपेंसेस से बहुत ज्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने तय किया है कि ये केवल 4% यानी बैलेंस होना चाहिए। इस बैठक में जो 5 से 7 दिसंबर 2025 को आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो हर 2 महीने में होती है, इन मुद्दों पर बात हुई। ये हमारा चौथा करंट अफेयर था। अब आरबीआई और एमपीसी की कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी संरचना की अगर बात करें तो कुल 6 सदस्य इसमें होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जिसमें जो 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई से होते हैं। जो 6 हैं उनमें से 3 आरबीआई से ही होते हैं और बाकी के 3 जो है वो भारत सरकार खुद नियुक्त करती है उस कमेटी में। अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, पदेन अध्यक्ष वही रहते हैं, और गठन इसका 2016 में किया गया था उर्जित पटेल समिति के द्वारा। 2016 में उर्जित पटेल जो है वो गवर्नर थे और उनके द्वारा इस समिति का गठन किया गया। फिर आरबीआई के बारे में अगर बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और आयोग कौन सा था जिसकी सिफारिश पर यह स्थापना हुई थी आरबीआई की, तो वो था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के जो आयोग है उसके बाद से आरबीआई की स्थापना हुई थी। और एक बुक है अंबेडकर जी की जिसे बोला जाता है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। बोला जाता है कि इस पुस्तक के बाद से जो आरबीआई है उसकी नींव रखी गई थी। इस बुक के बाद से, जो किसके द्वारा लिखी गई है? अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं अर्थव्यवस्था में जो आपने अभी पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई के बारे में। अब साइंस एंड टेक के बारे में बात करते हैं। साइंस एंड टेक के बारे में बात करते हैं तो 22 तारीख यानी 22 दिसंबर 2025 को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, यानी मैथ्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, जो समर्पित है रामानुजन को, महान गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन थे भारत के, उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, गणित दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। और
125वीं जयंती पर तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसे घोषित किया गया था। विशेषज्ञता की अगर बात करें तो नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के बारे में इन्होंने ही बताया था, रामानुजन ने बताया था। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। जितनी भी डेट्स बता रही हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उस दिन में क्या मनाया जाता है उसको एकदम अच्छे से रट लेना है आपको। अब कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। श्रीनिवास रामानुजन जो है उनके बारे में जानते हैं। उनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। 22 ऑफ दिसंबर 1887 में इनका जन्म तमिलनाडु इरोड में हुआ था। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सम्मान इन्हें दिया गया जिसमें रॉयल सोसाइटी, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के भारतीय फेलो में से एक थे। ये सम्मान लंदन के द्वारा दिया जाता है जो इंजीनियरिंग में या फिर मैथ्स में, साइंस में कुछ बड़ा योगदान देते हैं, उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाता है। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी यानी रॉयल सोसाइटी। अब यहाँ पर आपको एक अंक दिख रहा होगा 1729। ये इसे क्या बोला जाता है? रामानुजन हार्डी संख्या बोला जाता है। रामानुजन जो है वो इंडियन मैथमेटिशियन थे। ये मैं बताती हूँ क्या है। इंडियन मैथमेटिशियन थे। वहीं हार्डी जो है वो जीएच हार्डी इन्हें बोलते हैं हम, जीएच हार्डी। ये भी एक बड़े मैथमेटिशियन थे। अब क्या हुआ, रामानुजन जो है वो हॉस्पिटल में थे और उनसे मिलने के लिए जो हार्डी हैं, जीएच हार्डी, वो जाते हैं मिलने के लिए। और वो जिस टैक्सी में बैठ करके जाते हैं उसका संख्या जो है वो ये रहता है। और क्योंकि आप जिस भी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं आपको हर जगह वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। अगर आप आर्ट से जुड़े हैं तो आप ये चीज समझ सकते हैं स्टेटमेंट के बारे में। क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, तो उन्हें इस नंबर में भी उन्होंने कुछ ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें ये नंबर बहुत अटपटा लगा और उन्हें समझ नहीं आया। जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने रामानुजन से बोला कि मैं जिस टैक्सी में बैठ करके आ रहा हूँ उसका नंबर बहुत ही अजीब सा था। जब उन्होंने ये नंबर बताया रामानुजन को तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अलग नंबर है। और ये अलग क्यों है? क्योंकि ये जो संख्या है, ये इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर which can be represented as the sum of the cube of the two positive number in two different ways। लिख देती हूं मैं। ये जो संख्या है, जस्ट मिनट, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्डी संख्या बोलते हैं या रामानुजन हार्डी संख्या बोलते हैं। It is the smallest number which can be represented as sum of the cube of positive numbers in two different ways। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे रामानुजन हार्डी संख्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी थी जो मैंने आपको बताया, और ये संख्या क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर मैंने लिख करके बता दिया है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने रामानुजन के बारे में पढ़ा, जो गणितज्ञ दिवस मनाया गया उसके बारे में पढ़ा, जो 22 दिसंबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हमारे अगले करंट अफेयर की, जिसमें आपको महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। दिसंबर 2025 की बात करते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर हमने पढ़ा। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो HIV जागरूकता के लिए मनाया जाता है। फिर 2 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 1984 भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसे मनाया जाता है, जो MP स्पेशल है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, सॉइल डे मनाया जाता है।
जो मिट्टी की गुणवत्ता और संरक्षण पर बात करते हैं उस दिन। क्या क्या आपने तिथि जानी, महत्वपूर्ण दिवस कौन सा मनाया जाता है, और परीक्षा कीवर्ड्स भी जान लीजिए। HIV जागरूकता विश्व एड्स दिवस, भोपाल गैस त्रासदी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण, और मिट्टी की गुणवत्ता और संरक्षण के लिए विश्व मृदा दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 1948 में यूएन सार्वभौम घोषणा की गई थी इसकी। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं, फार्मर्स डे मनाते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। फिर 25 दिसंबर की बात करते हैं, सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख तिथियों के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अब टाइमलाइन जानते हैं। 3 से 5 दिसंबर जो है एनसीआरबी जो है वो रिपोर्ट जारी करती है। इसकी डिटेल अभी आपको आगे बताई जाएगी। एनसीआरबी जो है वो रिपोर्ट जारी करती है, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध के आंकड़े बताए जाते हैं, यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है वो क्या करता है, भारत में अपराध के जो आंकड़े हैं वो जारी करता है। 3 से 5 दिसंबर को उसने 2025 में जारी किया। 10 दिसंबर 2025 को क्या हुआ, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात की गई है। जो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो समूह की घोषणा करता है। अगले टाइमलाइन की बात करते हैं, दिसंबर के सेकेंड वीक की, द्वितीय सप्ताह की बात करते हैं। CCPI क्लाइमेट चेंज जो है उसके बारे में बात कर रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। परफॉर्मेंस फुल फॉर्म लिख देती हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक COP के निष्कर्षों पर आधारित होता है। यानी CCPI इंडेक्स जो है वो निष्कर्षों पर आधारित होता है। किसके? जलवायु परिवर्तन। जो जलवायु परिवर्तन होता है उस पर ये इंडेक्स क्या होता है, आधारित होता है। बात कर लेते हैं 10 से 14 दिसंबर की 2025 की। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स की बात की गई, जो हांगजोई चीन में वर्ष के सबसे बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन इस वीक में हुआ। ये वर्ल्ड अफेयर्स की बात कर रहे हैं। 10 से 14 दिसंबर के बीच में चीन के सबसे बड़े जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसका समापन हुआ। और इसमें हमने दिसंबर द्वितीय सप्ताह के बारे में बात कर ली, CCPI इंडेक्स के बारे में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। फिर बात कर लेते हैं कालक्रम में ही 20 दिसंबर 2025 की। संसद शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ 20 दिसंबर को। कई अहम विधेयकों के साथ अनिश्चित काल यानी साइन डी डाई के लिए स्थगित किया गया। बस आपको याद रखना है कि इस दिन क्या किया गया था। 2025 में 20 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ था। 20 से 22 दिसंबर 2025 की बात करते हैं तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात की गई, जो 24 भाषाओं के लिए प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई। 24 भाषाओं में दिया जाता है। प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों की इस दिन घोषणा की गई थी 20 से 22 दिसंबर के बीच में। अब रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में जो आपने अभी पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। जो हमने अभी पढ़ा, एनसीआरबी वार्षिक अपराध रिकॉर्ड जो है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, वो जारी करता उसका कौन है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, गृह मंत्रालय इसका ये जारी करता है रिपोर्ट। अब MP एग्जाम पॉइंट से देखें तो मध्य प्रदेश का महिला और बाल अपराध तथा ST/SC अपराध के आंकड़ों में स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। सूचकांक जो हमने क्लाइमेट चेंज इंडेक्स पढ़ा, परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक होता है, जिसका जारी करता जर्मन वॉच है। भारत की ग्लोबल रैंकिंग और टॉप 3 देशों की स्थिति ये आपको पता होना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुरस्कार एवं सम्मान की, अवार्ड्स एंड ऑनर की।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो 20 से 22 दिसंबर 2025 को दिया गया, 24 भाषाओं में दिया गया और पुरस्कार जो है वो ताम्रपत्र और 1 लाख नकद दिया जाता है। और हिंदी भाषा के विजेता मध्य प्रदेश के लेखकों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। और ये आपको जब आप पुरस्कार वाले पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है अवार्ड्स एंड ऑनर्स में, उसमें आपको डिटेल में साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पता चलेगा। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर ये 10 दिसंबर 2025 को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1927 में की गई थी। 1927 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत की गई थी। खेल के बारे में बात करते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी प्रारूप क्या है? 50 ओवर का एक ये रहता है क्रिकेट टूर्नामेंट। आयोजन इसका नवंबर से दिसंबर 2025 में हुआ। फिर BWF यानी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के बारे में बात करें तो ये बैडमिंटन खेल है जो ग्रैंड फिनाले होता है, जिसकी तिथि 10 से 14 दिसंबर थी 2025 में हांगझोई चीन में हुआ। और ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? जो भी भारतीय खिलाड़ी हैं जो मेडल्स लेकर के आए हैं उनके नाम जानना जरूरी है। इसकी आपको एक अलग सीरीज मिल जाएगी। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। आप अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं उसका एक निचोड़ रहेगा, उसका एक ये कह लीजिए आप यहाँ पर सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी करने के लिए, कुछ मैं आपको बताऊंगी। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है तानसेन समारोह का 101वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था? मैंने आपको बताया था अभी पढ़ाते वक्त, जो तानसेन है उनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, तो हम ये टिक कर देंगे। दूसरा जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऐतिहासिक किस ऐतिहासिक घटना की सफलता के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में, जिसमें 3 INS थे, INS निपत, INS निर्घट और INS वीर। इन तीनों ने कराची बंदरगाह और पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। और इसी ऐतिहासिक घटना की सफलता के कारण हम ऑपरेशन ट्राइडेंट के कारण हम नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। तीसरा प्रमुख प्रश्न है, सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। क्या वो चौधरी चरण सिंह है? नहीं। राजीव गांधी? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री? नहीं। वो है अटल बिहारी वाजपेयी। इनके जन्म दिवस पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है आज का, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्यों की संख्या है? मैंने आपको बताया था अभी पढ़ाते वक्त कि इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 RBI के होते हैं और 3 जो भारतीय सरकार है वो नियुक्त करती है। तो कुल सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 6 बताएंगे। यदि पूछेगा कि इस MPC में कितने सदस्य जो है वो RBI के होते हैं तो आप बता देंगे 3। ये आपके आज के 4 प्रमुख प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस स्लाइड में, इसके बाद मैं आपको 2 स्लाइड दिखाऊंगी, ये और एक और। इसमें जितने प्रश्न हैं वो आप बताएंगे। जिस दिन कमेंट सेक्शन में हमें जो है आंसर्स आने लगेंगे, उसके बाद सारे अगले प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पूरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की किस घटना की याद में मनाया जाता है? कौन सी घटना की याद में मनाया जाता है प्रदूषण राष्ट्रीय दिवस? बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ। 1984 भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, उसके कारण ये मनाया जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से जुड़ी रामानुजन हार्डी संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या है रामानुजन हार्डी संख्या? ये मैं बता रही हूँ, इसके आगे वाला आपको करना पड़ेगा। रामानुजन हार्डी संख्या कौन सी है? 1729। ये रामानुजन हार्डी संख्या है। 7वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर को संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो वो ग्वालियर है। अब 8वें प्रश्न की बात करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो 24 भाषाओं के लिए वो प्रदान किया जाता है।
अगले जितने प्रश्न हैं देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इनके उत्तर जो हैं वो आप देंगे कमेंट सेक्शन में। ये आप इनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला प्रश्न है आपके लिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? दूसरा प्रश्न है आपके लिए, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तीसरा प्रश्न है आप ही के लिए, भारतीय नौसेना का जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छे से समझाया मैंने। 12वां प्रश्न है, किसान दिवस 23 दिसंबर किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, लेक्चर्स आपने पूरे देखे होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो करंट अफेयर है दिसंबर के लिए वो हो जाता है कंप्लीट पूरी तरीके से, जिसमें मैंने आपको खेल, साहित्य, ठीक है, सरकारी योजनाएं, रक्षा एवं सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जितना कुछ भी था सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। टाइमलाइन थी, रिपोर्ट था, सूचकांक था, इंडेक्स था, एमसीक्यूज था, वन लाइनर फैक्ट था, प्रमुख दिवस थे, सब कुछ आपको एक ही लेक्चर में मैंने करवा दिया। लगातार आपको पढ़ते रहना है, पढ़ेंगे तो ही आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी भी मेहनत रह जाती है अंत में या शुरू में, आपको प्रॉपर अपना जो है सिलेबस बना करके चलना होगा, और यूं नहीं कि बस बना लिया और फिर उसे छोड़ दिया। जो भी सिलेबस आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। और मुझे नहीं लगता फ्री लेक्चर आपको यूं ही मिल जाएगा कहीं पे भी। एमपी कांस्टेबल का पूरा सिलेबस हम आपको दे रहे हैं, धीरे धीरे जो भी वैकेंसीज आती जाएंगी हम कोशिश करेंगे उसका भी दें। आपको क्या करना है, वीडियो को, लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, ताकि हम भी जो है थोड़ा सा मोटिवेटेड हो सके, मोटिवेशन फील कर सके। तो ये दिसंबर का जो करंट अफेयर है वो हो जाता है कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर का वीडियो होगा उसमें हम 2026 जनवरी की बात करेंगे, यानी इस वर्ष की बात करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आपको पढ़ते रहना है, लिखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम का जो क्यूआर कोड दिया गया था वो से स्कैन करना है। एक बार और देख लीजिए, स्कैन कर लीजिए, ये हमारा क्यूआर कोड है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।